तो क्लास्ट्रीडियम बोतुलिनम के बाद जो नेक्स्ट है वो है क्लास्ट्रीडियम डिफिशियली, जो कि लास्ट स्पीशीज़ है क्लास्ट्रीडियम का, जो अभी हम पढ़ रहे हैं। इनमें से 4 स्पीशीज़ थे, क्लास्ट्रीडियम ब्रिटानी, क्लास्ट्रीडियम परफेंजिस, क्लास्ट्रीडियम बोतुलिनम और क्लास्ट्रीडियम डिफिशियली। जो ये लास्ट वाला होगा, इसके बाद फिर हम बैसिलस वगैरह पे चले जाएंगे। तो ये डिजीज़ कौन सा कारण? एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया। एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया में ये होता है कि जब हम एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं तो ये हमारे जीआई ट्रैक के नॉर्मल फ्लोरा को सप्रेस कर देते हैं, और जब वो सप्रेस कर देते हैं तो वहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, वहाँ से फिर डायरिया जनरेट हो जाए। तो उस केसेस में सप्रेस कर दें तो वहाँ पे जो क्लास्ट्रीडियम डिफिशियल ये जीआई ट्रैक के अंदर नॉर्मल फ्लोरा है, फिर जब उनको चांस मिल जाते हैं तो वहाँ पे फिर ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन काज करते हैं, जो डायरिया की शेप में हमें नज़र आता है। इसके अलावा ये ज़िडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस काज करता है, ये आगे हम डिस्कस करेंगे। एक मेम्ब्रेन, इसकी ग्रोथ की पैटर्न ऐसा होता है कि एक टाइप का लगता है कि कोई मेम्ब्रेन बनाया होता है जो कोलान के ऊपर, जिसको ज़िडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस कहा जाता है। अगेन ग्राम पॉजिटिव स्पोर फार्मिंग राट्स, ये सेम करेक्टरिस्टिक है जो बाकी क्लास्ट्रीडियम स्पीशीज़ के है, स्ट्रिक्टली एनारोबिक है। पोटेंशियस पैटर्न कल्चर आर सीन, जिसमें हम स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स लगा के इसके अगेंस्ट एंटीबायोटिक पैटर्न चेक करते हैं कि क्या ये सेंसिटिव है, रेजिस्टेंट है या इंटरमीडिएट से। टॉक्सिन प्रोडक्शन ये कर रहा होता है, इसके अंदर जो टॉक्सिन होता है इसमें टॉक्सिन ए जो इसको एंटेरोटॉक्सिन कहते हैं, और ये क्या करते हैं ब्रुश पाउडर के साथ जो जीआई ट्रैक के वहाँ पे बाइंड कर लेते हैं, और साथ साथ ये साइटोटॉक्सिक होते हैं, सेल्स को किल कर रहे होते हैं, और जब किल कर रहा हो तो वहाँ पे हेमोरेजिक नेक्रोसिस लोकल डैमेज जो टिश्यूज़ वगैरह को कर रहा होता है। जो बी टाइप टॉक्सिन है एक्टिन को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं, और साइटोस्केलेटन जो है एक्टिन जो स्केलेटन्स को, जो सेल्स की जो स्ट्रक्चर्स को बना रहे होते हैं उनको डिस्टर्ब कर रहा होता है। दोनों टाइप्स के जो टॉक्सिन जो है टाइप ए और टाइप बी दोनों बिलोंग कर रहे हैं एक्सोटॉक्सिन के ग्रुप से। इसके साथ साथ इनके पास हाइलोनाइडेज होता है जो कि स्प्रेडिंग फैक्टर के तौर पे काम कर रहा होता है, और जितने भी इन्फेक्शन है उसको फर्दर स्प्रेड कर रहा होता है। इसके स्पोर जो है यूजुअली हॉस्पिटल इन्वायरमेंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये इनके टिपिकल पैटर्न है जो ग्रोथ के, एक याक के घर पे और दूसरा ब्लड के घर पे। अगर इसकी वायलेंस फैक्टर देखें तो इनके पास एंटेरोटॉक्सिन है, जिसको टॉक्सिन टाइप ए टॉक्सिन भी कहा जाता है। तो ये केमोटॉक्सिस प्रोड्यूस करते हैं, इंड्यूस साइटोकाइन प्रोडक्शन विद हाइपर सिक्रीशन ऑफ फ्लूइड, प्रोड्यूस हेमोरेजिक नेक्रोसिस, जो हमने डिस्कस कर दिया। साइटोटॉक्सिन बी टाइप जो है ये एक्टिन के ऊपर एक्ट कर रहा होता है और सेलुलर साइटोस्केलेटन को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। इसके साथ एडहेजन फैक्टर्स होता है जो मीडिएट कर रहा था इसकी बाइंडिंग टू ह्यूमन कोलानिक सेल्स। सो स्पेसिफिक रिसेप्टर्स के ऊपर ये स्पेसिफिक बाइंडिंग होती है। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है अगर वो जहाँ भी डिजीज़ काज करते हैं तो उसके स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है, और उस रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं तब जाके वो डिजीज़ काज करते हैं। तो इनके रिसेप्टर जो कोलानिक सेल्स के ऊपर है। हाइलोनाइडेज जो हाइड्रोलाइटिक एक्टिविटीज़ है ब्रेक डाउन कर रहा होते हैं, इन्फेक्शन को फास्टली स्प्रेड कर रहा होता है, और स्पोर्स फॉर्मेशन स्पोर्स जो है ये वर्स्ट सिचुएशन के अंदर इसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है, और ये सर्वाइव कर रहा होता है हॉस्पिटल्स के इन्वायरमेंट के अंदर महीनों के लिए। और जब इनको सूटेबल इन्वायरमेंट मिल जाता है तो वहाँ से फिर ये वेजिटेटिव फार्म में कन्वर्ट हो जाता है। अगर इसकी एटिमोलॉजी देख लें तो ये जिसली इंडिविजुअल के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 5% के अंदर ये नॉर्मल फ्लोरा है कोलान के अंदर, और जब एंटीबायोटिक्स को किसी को ट्रीट किया जाता है तो वहाँ से फिर ये क्या कहा जाता है कि ओवर ग्रोथ का हो जाता है, और फिर ये अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन बन जाते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि ये डिजीज़ काज कर सके। उसके स्पोर्स जो है कॉमनली हॉस्पिटल्स के अंदर, वॉशरूम्स के अंदर, बेड्स के अंदर वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और कॉमनली सोर्स होते हैं हॉस्पिटल रिक्वायर्ड इन्फेक्शन के, जिसको नोजोक्रिमल इन्फेक्शन भी कहा जाता है। वो इन्फेक्शन जो पेशेंट जब हॉस्पिटल में जाते हैं वहाँ पे उनके पास एक कोई और इन्फेक्शन ले जाते हैं, लेकिन जब हॉस्पिटल में चले जाते हैं वहाँ से हॉस्पिटल के अंदर कंटेमिनेटेड ड्यू टू कंटेमिनेटेड इन्वायरमेंट डिवाइसेस या व्हाट्सएवर वो इन्फेक्शन जो इंक्वायर कर लेता है तो उसको फिर क्या कहते हैं हॉस्पिटल रिक्वायर इन्फेक्शन या नोजोकोमिल इन्फेक्शन कहते हैं। जो एंटीबायोटिक कॉमनली इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं
उसके अंदर एम्पिसिलिन है, एमॉक्सिसिलिन है, क्लिंडामाइसिन है और थर्ड जनरेशन सेफलोस्पुरिन है। ये सेफलोस्पुरिन जो है बीटा लैक्टेम ड्रग्स हैं, उसके डिफरेंट 4-5 जनरेशन हैं। सो जो फर्स्ट जनरेशन है वो टूवर्ड्स ग्राम पॉजिटिव है। जितने भी जनरेशन आगे बढ़ते जाते हैं इनकी एक्टिविटीज़ ब्रॉडर होती जाती है। इसके अंदर जो रिस्क फैक्टर्स हैं अगर हम देखें जो क्लस्ट्रिडियम डिफिशियल कोलाइटिस में, उसमें एक तो एडवांस एज है और दूसरा हॉस्पिटलाइजेशन है। एजेड पॉपुलेशन है और लॉन्ग टर्म हॉस्पिटलाइजेशन है। तो हॉस्पिटल के अंदर हमने कहा कि ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन काज कर देते हैं। पैथोलॉजी में ज़ूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस है जो नॉर्मल कोलानिक फ्लोरा होता है उसके अंदर डिस्ट्रप्शन होता है बाय यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स, और जब वो नॉर्मल फ्लोरा डिस्टर्ब हो जाते हैं तो वहाँ पे क्लस्ट्रिडियम डिफिशियली जो है ये ओवर ग्रो कर जाता है, और जब ओवर ग्रो कर जाता है तो ये ब्रश बॉर्डर के साथ अटैच कर देते हैं। अटैचमेंट के बाद ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, जिसके बाद वो म्यूकोजल मेम्ब्रेन जो है उसको बैरियर को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। म्यूकस के जो लेयर होता है एज अ प्रोटेक्ट लेयर के तौर पे काम कर रहा है, उसको डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, और वहाँ से फिर ऑर्गेनिज्म के इनवर्ड स्प्रेड होती है, इन्फ्लेमेशनरी रिस्पांस प्रोड्यूस करता है, और फिर एक्सुडेटिव नेक्रोटिक डिब्रीज थ्रू आउट इन द ल्यूमन, जो थ्रू आउट ल्यूमन के में स्प्रेड हो जाते हैं, और फिर इसको वॉल्केनिक इरप्शन भी कहा जाता है। और ये जो डिब्रीज होते हैं ये कारपेट लाइक स्ट्रक्चर ल्यूमन के ऊपर प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें जो एक मेम्ब्रेन की तरह देखा जाता है, और इसको ज़ूडो मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। तो इस वजह से इसको ज़ूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस दिया जाता है। टिपिकल इसकी स्ट्रक्चर लाइक दिस होता है। ये जो है ज़ूडो मेम्ब्रेनस कारपेट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। सो ये ज़ूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस की तरह लग रहा होता है, तो एक्चुअल में ये होता नहीं है। तो ये डिजीज़ की वजह से होता है। तो ये इसकी पैथोलॉजी है कि कैसे डिजीज़ काज कर रहा होता है। क्लिनिकल फाइंडिंग अगर मैं देखें तो उसमें वाटरी या ब्लडी डायरिया होता है, क्योंकि म्यूकस मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब किया गया होता है, तो वहाँ से फिर जो एब्जॉर्प्शन वगैरह के प्रॉपर एब्जॉर्प्शन भी नहीं होते हैं, डैमेज होता है, तो ब्लड वगैरह भी नज़र आता है। यूजुअली ये तब होता है जब एंटीबायोटिक को यूज़ किया गया हो। साथ साथ एब्डोमिनल क्रैम्पिंग होती है, फीवर होता है और ल्यूकोसाइटोसिस होता है। अब अगर एंडोस्कोपी जो एक प्रोसीजर है जिसमें कोलान के अंदर स्पेसिफिक डिवाइस को एंटर किया जाता है और वहाँ पे फिर देखा जाता है कि क्या एबनॉर्मलिटीज़ है, तो वहाँ पे रेडिश ब्राउन कलर मेम्ब्रेन विथ माइक्रो एब्सिसिस, जिसमें छोटे छोटे एब्सिस भी बने होते हैं, उसे ऑब्जर्व किया जाता है। जो डायग्नोसिस बेस्ड कर रहा होता है कि ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट करने पे, फिर उसके अगेंस्ट कौन से एंटीबायोटिक इफेक्टिव है, और साथ साथ टॉक्सिन डिमॉन्स्ट्रेशन पे कि वो कौन से टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। सो अगेन टॉक्सिन जो है टाइपिंग ऑफ टॉक्सिन है उसमें इंपॉर्टेंट रोल कर रहा है, प्ले कर रहा है। सो ये सारे जितने भी थे ये थे अब तक हम लोग पढ़ रहे थे क्लस्ट्रिडियम स्पीशीज़, जिसमें क्लस्ट्रिडियम परफिंजिस थे। जनरली अगर ओवरऑल हम देख लें तो क्लस्ट्रिडियम स्पीशीज़ जो है ग्राम पॉजिटिव है, स्पोर्स फार्मर है, एनोरोबिक है, ये सारे करेक्टर सब के अंदर है। फिर सब किसी के अंदर स्पोर्स जो है वो टर्मिनल में है, किसी के अंदर सब टर्मिनल है तो सब में ओवल शेप। साथ साथ जो उनके डिजीज़ काजिंग कैपेबिलिटी है कि कौन किस तरह डिजीज़ काज करते हैं, वो भी रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, जो सारे हमने डिटेल से पढ़ लिया। क्लस्ट्रिडियम टिटानियम लाग जा वगैरह करते हैं। मसल में एज ए होल इनकी जो टारगेट है वो मसल्स ही होते हैं सबके, एक्सेप्ट क्लस्ट्रिडियम डिफिशियली के। बाकी के जितने भी हैं ये मसल है, क्लस्ट्रिडियम डिफिशियली जियाट्रिक का, फिर बाकी तीन जो है मसल्स को पैरालाइज कर रहा होता है। मैकेनिज्म ऑलमोस्ट इनके सेम है। और ज़्यादातर जो डिजीज़ होते हैं वो उनके टॉक्सिन मीडिएटेड होते हैं। टॉक्सिन, और इसका जो मेन रूट होता है वो इंटॉक्सिकेशन के थ्रू होता है, एक्सेप्ट डिफिशियली के, क्योंकि ये जीआई ट्रैक्ट के अंदर होता है, तो वहाँ से फिर ये वो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कार करते हैं ड्यू आफ्टर एक्सेसिव यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स या उसके थ्रू। और बाकी के अंदर ये होता है कि इंटॉक्सिकेशन के थ्रू होता है, इंजेक्शन के थ्रू बोtulism के अंदर। बाकी आपने डिटेल से पढ़ लिया। तो ये क्लस्ट्रिडियम का था जो ग्राम पॉजिटिव हार्ट्स थे। इसके बाद बेसिलस जो सबसे इम्पोर्टेंट स्पीशीज़ है क्लस्ट्रिडियम के बाद वो हम पढ़ेंगे। तो बेसिलस
जो अगर देख ले तो ये नॉर्मली, अगर हम फिर आगे अगेन बात करेंगे कि बेसिलस के बहुत सारे स्पीशीज, बेसिलस एंथ्राक्स है, बेसिलस सीरियस है, बेसिलस सबटिलस है और बहुत सारी चीज़ें। तो ये बेसिलस सबटिलस यूजुअली यूज़ किया जाता है एज आ लैब के अंदर एक्सपेरिमेंटल पर्पज़ के लिए। बेसिलस एंथ्राक्स जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये ग्राम पॉजिटिव राट्स है। बेसिलस एंथ्राक्स को अमेरिथ्राक्स भी कहा जाता है। ये 9/11 के बाद आफ्टर 1 वीक ऑफ 9/11, आई थिंक 16/11 था या इस तरह कुछ था, 18/11 था, 18/9 था, इस तरह एक हफ्ते बाद ये एक अमेरिकन वायरोलॉजिस्ट था, उसने जो बेसिलस एंथ्राक्स के स्पोर्स थे ये इन्वेलप में बंद करके डिफरेंट पॉलिटिशियंस को और एंकर पर्सन को भेजा, जिसमें उस टाइम 5 ऑलमोस्ट अराउंड 5 बंदों का डेथ हुआ था। ये बायो टेररिज्म जो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा कि जिसमें बायोलॉजिकल सोर्स को यूज़ करके आजकल ये जो कोरोना है ये भी एक काइंड ऑफ बायो टेररिज्म है। सो जो डिफरेंट कंट्रीज है वो एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं कि चाइना क्या, यूएस कह रहे हैं कि चाइना ने क्या हुआ है। तो इस तरह ये इन्होंने एक बायो टेररिज्म, जब वो स्पोर्स इंजेस्ट कर लेते, इनहेल कर लेते, तो वहाँ पर फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट कर देते हैं और वो उसके अंदर 5 डेथ्स हुए, कुछ बंदे फिर जो रिकवर भी हुए। इस वजह से इसको अमेरिथ्राक्स भी कहा जाता है। सो ये कॉमन है एनिमल्स और इसके बहुत कम वो ह्यूमंस के अंदर है। ज़्यादातर डिजीज़ एनिमल्स के अंदर काज करते हैं। जो इनके डिजीज़ होते हैं उसमें क्यूटीनियस, सुपरफिशियल, पल्मोनरी और जियाट्रिक डिजीज़ होता है। और बायोटेररिज्म का मैंने आप लोगों को बता दिया कि इसको एज ए बायोटेररिज्म के तौर पे यूज़ किया जाता है कि स्पोर्स को अगर कोई इनहेल कर ले तो उसके रिस्पायरेटरी सिस्टम को ये इफेक्ट करता है और ये हाईली लीथल होता है। ये मेल फोल्डर में 18 केसेज हैं, इसमें 5 बंदे जो है वो उनका डेथ हुआ। तो ये पूरा इसको वजह से इसको अमेरिथ्राक्स भी कहा जाता है। अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ में हम देखें तो ये लार्ज ग्राम पॉजिटिव एरोबिक है, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है स्पोर फार्मर राट से, और साथ साथ एक जो टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा होता है। सो जितने भी स्पोर्स है ये डेवलप होता है सब कंडीशन से, जब ये पोटैटो फार्म में उसमें इस कंडीशन में ये प्रोड्यूस जब सर्वाइव कर रहा होता है। जब सिचुएशन अनफेवरेबल हो तभी स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। सिमिलरली तो अदर बेसिलाई ये अनमोटाइल है, नॉन मोटाइल, इसके पास फ्लैजिला वगैरह नहीं होता। ब्लड एगर के ऊपर मेडुसा हेड कॉलोनीज प्रोड्यूस करते हैं जो कि हेमोलाइटिक नहीं होते। सो मेडुसा हेड कॉलोनीज ऑन ब्लड एगर, ये मेडुसा हेड कॉलोनीज इस तरह की कॉलोनीज होते हैं जिसे आप ये ऑब्जर्व कर रहे हो। ये कॉलोनीज हैं जो कि लगते हैं इस तरह के। ये मेडुसा है, कोई मेडुसा कोई बुक भी है, आप लोग पढ़ेंगे तो नावल वगैरह कुछ है, लेकिन इसकी जो कॉलोनीज है ये यहाँ से जो ये अपीयर होंगे ये इस तरह की इसके हेड की तरह रिजेम्बलेंस कर रहा होता है, इस वजह से इसको मेडुसा हेड कॉलोनीज कहा जाता है। ब्लड एगर के ऊपर ये नॉन हेमोलिटिक होते हैं क्योंकि इसके पास हेमोलाइसिन एंजाइम नहीं है। जब इसको कैप्सूल होता है ये कंपोज होते हैं ग्लूटामिक एसिड पॉलीमर्स के ऊपर, और ये कैप्सूल एंटीपिकोसेटिक होता है, और जो टॉक्सिन होते हैं उसके इनकोडेड होते हैं प्लाज्मिड के ऊपर। टिपिकल स्ट्रक्चर है बेसिलस का, ये इस तरह के ब्रेक शेप होता है, रेक्टेंगुलर और लार्जर चेन लाइक बनाते हैं। अगेन ये स्पोर्स वेजिटेटिव सेल्स होते हैं, स्पोर्स फार्मर सेल है, और ये उसकी ग्रोथ है और उसके ऊपर ब्लड एगर के ऊपर जो आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो। सो स्पोर्स जो इसके क्रिस्टल्स, एनिमल के क्रिस्टल्स और वुड के अंदर, वूल के अंदर वो जो उनके ऊपर बाल वगैरह इस तरह के होते हैं, और साइंस के अंदर कई सालों तक ये सर्वाइव कर जाते हैं। ये जूनोटिक डिजीज़ है जो एनिमल्स या एनिमल प्रोडक्ट के थ्रू जो डिजीज़ ट्रांसमिट होती है उसको क्या कहते हैं, जूनोटिक डिजीज़ कहा जाता है। सो यूजुअली ये ट्रांसमिट होता है एनिमल से थ्रू एनिमल टू ह्यूमंस, और ये स्पोर्स जो है इनको इनहेल भी किया जा सकता है।
अगर कंटेमिनेटेड फूड के अंदर हो तो फिर ये जीआई ट्रैक के अंदर एंथ्रेक्स काज करता है, और अगर इनहेल कर लें तो फिर रिस्पायरेटरी ट्रैक वगैरह को इफेक्ट करता है। जो इनहेलेशन एंथ्रेक्स है, जो इनहेल होता है, वो कम्युनिकेबल है, एक पर्सन से दूसरे बंदे को ट्रांसमिट होता है। कम्युनिकेबल डिजीज़ वो होता है जो इजीली एक बंदे से दूसरे ट्रांसमिट होता है। जब ये इनहेल होता है वहाँ से ये लिम्फ नोड में चला जाता है, वहाँ फिर ये हेमोरेजिक काज कर देता है। पैथोजेनेसिस कैसे काज करता है? इसके टॉक्सिन जो है ये दो तरह के एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। इसमें एक एडेमा फैक्टर होता है और दूसरा लीथल फैक्टर होता है, और उसको एज अ होल एंथ्रेक्स टॉक्सिन कहा जाता है। तो दोनों जो टॉक्सिन है, हर एक टॉक्सिन के दो यूनिट्स हैं, ए एंड बी। ए जो है एक्टिव यूनिट से एंजाइम के तौर पे काम कर रहा होता है, और ये बी जो है ये बाइंडिंग यूनिट से और प्रिवेंटिव के तौर पे काम कर रहा होता है। एडिमा फैक्टर जो है इसको एडिनाइलेट साइक्लेज कहा जाता है, ये कोड कर रहे होते हैं एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम को। ये इंट्रासेलुलर क्या करता है, ये इंक्रीज करता है इंट्रासेलुलर साइक्लिक एमपी, और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो फ्लूइड होते हैं वो टिश्यू से बाहर की तरफ आउट कर देता है और एडिमा काज कर देते हैं। तो लेटर फैक्टर है, ये प्रोटीएज एक्टिविटी करते हैं, प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देते हैं, और क्या करते हैं पासबुकाइनेज को क्लीव कर देते हैं और सेल ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा होता है। इनके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ बने होते हैं वो यूजुअली प्रोटेक्टिव होते हैं, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देते हैं। वंस अगर के एंटीबॉडीज़ बन गए तो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया, इस वजह से सो दीज आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव एंटीजन। सो इन दोनों एंटीजन कोई भी चीज़ जिसके अगेंस्ट बॉडी इम्यून रिस्पांस जनरेट करे उसको क्या कहते हैं, एंटीजन कहते हैं, और जो रिस्पांस प्रोड्यूस होते हैं वो एंटीबॉडीज़ कहते हैं। तो जिनके अगेंस्ट अगर एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होते हैं वंस, तो वो प्रोटेक्शन दे रहा होता है दोनों एंटीजन के अगेंस्ट, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड प्रोटेक्टिव एंटीजन्स। सो सिंपली है कि टॉक्सिन जो प्रोड्यूस कर रहा होता है ये एडेमा टॉक्सिन फैक्टर्स के तौर पे और लीथल फैक्टर है। एडेमा फैक्टर जो है ये एज एंजाइम्स है, और जो दूसरा है ये बाइंड करता है एज प्रोटेक्टिव यूनिट के तौर पे। एंजाइम के अंदर इनाइलेट साइक्लेज होता है, ये इंट्रासेलुलर साइक्लिक एमपी को इंक्रीज़ कर देता है, फ्लूइड्स को आउट कर देता है, पोर्स आउट करता है बाहर की तरफ, और वहाँ से फिर क्या होता है लीड कर रहा होता है एडेमा को। लीथल फैक्टर्स जो है इसके अंदर प्रोटीएसिस होता है, ये क्लीव्स कर देते हैं पासबुकाइनेज को, और सेल ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा होता है। दोनों अगेन एंटीबॉडीज से प्रोटेक्टिव होते हैं, जिस वजह से प्रोटेक्टिव एंटीजन भी कहा जाता है। सो टाइपिकली जो क्यूटिनस इंट्रास के अंदर लीजन होते हैं वो पेनलेस होते हैं, और जो अल्सर बना होता है उसको ब्लैक स्कार भी कहा जाता है। इसके अंदर लोकल एडिमा होता है और ब्लैक कलर होता है। इसको मलिग्नेंट पस्चुला भी कहा जाता है, और अनट्रीटेड केसेस जो है वो बैक्टीरिया और डेड को काज करते हैं। बैक्टीरिया जब बहुत ब्लड के अंदर चला जाता है और फिर उसको बैक्टीरिया कहा जाता है, अल्टीमेटली फिर वो डेड काज कर देता है। पल्मोनरी एंथ्रेक्स को ओल्ड स्टार्स डिजीज़ भी कहा जाता है। इसकी जो साइन सिम्टम्स है लुक लाइक इन्फ्लुएंजा डिजीज़ एंड फिर स्प्रेड होता है, मेरेजिक मेडिस्टेनाइटिस काज करता है, जिसमें बाद फ्लूइड रिफ्यूजन लंग्स के अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है, शॉक, और अल्टीमेटली डेथ होता है। एब्डामिनल पेन, नाजिया, वोमिटिंग, एम्ब्लाइटिस डायरिया जो है कॉमनली सिम्टम्स हैं जो जीआई ट्रैक के अंदर, अगर जीआई ट्रैक बेसिलस स्पोर्स इंटर हो वहाँ से थ्रू इंजेक्शन, तो उनके अंदर जो कॉमन सिम्टम्स हैं। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन अगर आप देख लें क्यूटिनस इंथ्रेक्स के, 95% केसेस जो क्यूटिनस इन्फेक्शन है ये यूजुअली अपीयर होते हैं 1 to 5 days आफ्टर कॉन्टैक्ट। ये स्मॉल होते हैं, पीरियोडिक इचिंग टाइप का रिएक्शन स्किन के ऊपर। नॉन पेनफुल पीप्यूल्स दाने से बन जाते हैं जहाँ पे इनोकुलेट किया जाता है, और फिर ये पीप्यूल्स जो है हेमोरेजिक वेसिकल्स के ऊपर डेवलप हो जाता है, वहाँ से फिर रप्चर हो जाता है। हीलिंग इसके अंदर स्लो होता है, पेनलेस होता है, पेन वगैरह नहीं होता, अल्सर होता है, और ब्लैक स्कार होता है जो एडिमा के उसको सराउंड कर रहा होता है। एडिमा जो है एक स्वेलिंग होता है, ब्लैक स्कार उसके साथ जो स्वेलिंग होता है। फिर इन्फेक्शन जो है लिम्फेटिक्स के अंदर भी स्प्रेड होता है, वहाँ से लोकल एडिनोपैथी होती है, सेप्टिसीमिया भी डेवलप हो जाते हैं। जब वो बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर चला जाता है बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया के बाद जब वो अपने तोड़ फोड़ कर रहा होता है, टॉक्सिन्स वगैरह प्रोड्यूस कर रहा होता है, इम्यून रिएक्शन उसके अगेंस्ट डेवलप हो जाते हैं, सेप्सिस डेवलप होते हैं, तो उसकी चीज़ को क्या कहते हैं, सेप्टिसीमिया कहा जाता है। मॉर्टिलिटी रेट उसके अंदर डेथ रेट जो 20% है अगर वो ट्रीट नहीं किया गया क्यूटिनस इंथ्रेक्स के अंदर।
क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में अगर हम देख लें इनहेलेशन के केसेस में, सो वर्चुअली 100% केसेस जो है वो फेटल होता है। निमोनिक टाइप के रिएक्शन होता है इसके अंदर। अगर इसके अंदर मेनिंजाइटिस होता है तो कम्प्लिकेट करते हैं क्यूटीनियस इनहेलेशन फॉर्म्स ऑफ डिजीज़ को। फेरेंजियल एंथ्रैक्स के अंदर फीवर, फेरेंजाइटिस और नेक स्वेलिंग होती है गर्दन के ऊपर। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के अंदर वर्चुअली अगेन ये फर्टिलिटी रेट जो है वो 100% है। एब्डोमिनल पेन होता है, हेमोरेजिक एसाइटिस होता है। एसाइटिस जो लेयर होता है उसके अंदर ब्लड वगैरह की लाइसिस होता है। पैरासिंथेसिस फ्लूइड में रिवील ग्राम पॉजिटिव राड्स, जो फ्लूइड आप एक्यूमुलेट कर रहे हैं उसके अंदर ग्राम पॉजिटिव राड्स नजर आएंगे। डायग्नोसिस जो है स्मेयर्स विद नो स्पोर एंड नो मेटेरियल ग्राम पॉजिटिव ककाई इन चेन इज नॉट ग्राम पॉजिटिव राड्स इन चेन, जो आपको ऊपर दिखा रहा है कोकाई नहीं होता। कल्चर सो नॉन हेमोलिटिक कॉलोनीज पीसीआर इज यूज्ड स्पेशल इन केस ऑफ टेररिज्म, जहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि इंतराक के एज ए बायोटेररिज्म के तौर पे यूज़ किया गया तो वहाँ पे पीसीआर भी यूज़ किया। डायरेक्ट फ्लोरेसेंस और इलाइजा बी एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्बेंट से पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर इन यूज फॉर डेट डिटेक्शन। जो की कैरेक्टरिस्टिक जो डिस्टिंग्विश करता है बेसिलस इंथ्राक्स को बाकी बेसिलस स्पीशीज से, एक तो ये है कि इसके अंदर हेमोलिसिस नहीं होता, बाकी के अंदर हेमोलिसिस होता है। ये नॉन मोटाइल होता है, बाकी यूजुअली मोटाइल होता है। जेलेटिनियस हाइड्रोलिसिस के अंदर नहीं होता, बाकी के अंदर होता है। सिलाइसिन फर्मेंटेशन इसके अंदर नहीं होता, बाकी के अंदर होता है। और ब्लड एग के ऊपर ये जो है हेमोलिटिक कॉलोनीज नहीं होते, ये बाकी के ऊपर ये हेमोलिटिक कॉलोनीज प्रोड्यूस कर रहा होता है। सो ये जो है बेसिकली डिफ्रेंशिएट कर रहा होता है बाकी ऑर्गेनिज्म से। सो ये था हमारे पास दूसरा जो ग्राम पॉजिटिव के अंदर बेसिलस स्पीशीज था। एक तो क्लस्ट्रीडियम था, दूसरा बेसिलस था। तो बेसिलस जनरली हमने इसको डिस्क्राइब कर दिया, डिस्कस कर दिया कि कौन से डिजीज़ काज करते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक कौन सा है और ये डिजीज़ कैसे काज करते हैं, कौन कौन से टाइप्स के जीआई के होंगे तो किसमें क्या होगा, स्पाइट्रिक के होंगे, कौन से कैरेक्टरिस्टिक है जो इनको बाकी से डिस्टिंग्विश करेंगे। सो ये था एज अ होल स्टोरी। अब बेसिलस का नेक्स्ट हमारा फिर बेसिलस सीरियस होगा। सो एक दो ऑर्गेनिज्म और होंगे तो फिर हम पॉजिटिव वाली स्टोरी ऑलमोस्ट फिनिश्ड होगी।